वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 49। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन क्या है, वर्क डन कैन बी नेगेटिव। जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल और विस्थापन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। और लास्ट है कि जो वर्क डन है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो वर्क डन को समझते हैं पहले क्या होता है। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है हमारा W। इसको W से शो करते हैं वर्क डन को। इसका फॉर्मूला होता है FD कॉस थीटा। जिसको समझने के लिए हम समझते हैं कि कोई एक वस्तु रखी हुई है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, इधर ये फोर्स लगाने पर इधर खिसकेगा। ये हो गया हमारा F। तो जो हमारा फोर्स है इसके हमारे दो घटक बनेंगे। ये क्या होगा, F साइन थीटा, और नीचे वाला होगा F कॉस थीटा, यहाँ एंगल के साथ में थीटा। तो थीटा क्या हो गया, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो वेक्टर होगा उसका एंगल होगा, ठीक है, थीटा। यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है, और उसी डायरेक्शन में क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होंगी तो जो हमारा वर्क डन निकल के आता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यदि हमारे फोर्स की डायरेक्शन इधर हो और फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, यदि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव साइड हो रहा है या दूसरी साइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन पे, ठीक है। तो जो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन पे। जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव तो समझ में आ गया कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में हम इससे समझ सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, इससे हम कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक दिया तो यह ऊपर जा रही है। लेकिन जो हमारी ग्रेविटी जी होती है उसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर, नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन वस्तु को हमने फोर्स से फेंका है तो जा तो ऊपर रही है, तो जो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वर्क डन हमारा होगा तो इसको हम एंगल से भी समझ देते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा थीटा है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी थीटा की वैल्यू कहाँ तक, 90 तक। और यदि 90 होती है तो वर्क डन तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब नेगेटिव कब होगा, जब भी थीटा की वैल्यू कब, 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ इक्वल नहीं आएगा, 180 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, वो फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसको किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे, हमें बताना है। तो जो लेंस की क्षमता होती है, तो किसी भी लेंस की क्षमता जिसको कि हम पी से या पावर से डिनोट करेंगे वो क्या होती है, 1/f होती। यहाँ f जो होता है वो फोकस लेंथ होती है लेंस की। तो जब हम यहाँ बात करेंगे उत्तल लेंस की, ठीक है, तो जो उत्तल लेंस है जब भी वो प्रकाश किरणें पैरेलल आके उससे टकराती है तो उससे फोकस से होकर चली जाती है। ऐसी अवतल में भी होता है कि उससे जब प्रकाश किरण उसके पैरेलल आके टकराती है तो वो उससे दूर हट जाती है, उसके फोकस से दूर हट जाती है। लेकिन हम जब इसको नेगेटिव साइड में बढ़ाएंगे तो कहाँ पे, फोकस पर आकर ही सारी की सारी मिलेगी। तो जो फोकस लेंथ होती है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसका जो इन्वर्स होता है वो होता है हमारा पावर। तो जो लेंस की पावर होती है इसको डायोप्टर से हम दिखाते हैं, डायोप्टर से, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। या तो इसको क्या बोल सकते हो, और मीटर इनवर्स, क्योंकि जो फोकस लेंथ होती है फोकस, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो होता है हमारी फोकस लेंथ हो गई। तो मान लो कि यहाँ पे फोकस लेंथ क्या है, 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर। यहाँ एक और बात हम ध्यान देंगे कि जब हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो जो फोकस लेंथ होती है कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है। जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो फोकस लेंथ तो इस साइड होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को दूर मोड़ देता है तो हम इसको आभासी साइड में लेते हैं, इसलिए क्या होती है, फोकस लेंथ नेगेटिव होती है। जब इनकी पावर हम निकालेंगे तो ये जो उत्तल लेंस है इसकी पावर निकल के आएंगी क्या, 1/, में
2, तो ये निकल गई 5 डायोप्टर या 5 मीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गई पावर, -5 निकल के आ गई। ठीक है, तो एक बात नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, फोकस लेंथ, ये हो गई पॉजिटिव, और जो अवतल होता है उसकी क्या होती है, फोकस लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकस लेंथ है इन मीटर, फोकस लेंथ क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो जो मीटर में इनकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो वो क्या होता है, वो लेंस की पावर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छपी हुई सामग्री के ऊपर कांच की एक मोटी पट्टी रखी जाती है तो वह अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जो भी कोई लिखी हुई, मान लो एक लिखी हुई ये कागज है, इसके ऊपर एक कांच की पट्टी रखी हुई है, ठीक है, ये कांच की मोटी पट्टी रखी हुई है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो जो हमारे लिखे हुए अक्षर हमको उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, या बड़े दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन को हम समझते हैं कि एक कोई तल है, इसके ऊपर में नीचे मान लो वाटर है या कांच है, और एक साइड में एयर है, मतलब दोनों अलग अलग मीडियम है या माध्यम है। यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, न्यूट्रल लाइन खींच लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इधर से आ रही होगी तो यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे थीटा। तो ये एयर क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, वाटर क्या हो गया, सघन या डेंस्ड माध्यम हो गया। तो जब विरल से सघन में जाएंगी तो क्या होंगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। लेकिन मान लो जस्ट इसका अपोजिट हुआ, ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ठीक है, इसका अपोजिट हुआ कि जब प्रकाश किरण वाटर से जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है, और तो ये अभिलंब से विरल माध्यम में जाएंगी, तो अभिलंब से क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके कारण इसमें जो नीचे हमें वस्तु ही होती है कैसी दिखाई देती है, उभरी हुई और आभासी दिखाई देती है, इसलिए बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे का माध्यम था, यहाँ पे क्या था, कांच रखा हुआ था, तो ये हो गया सघन माध्यम, और इससे प्रकाश किधर किधर गई, एयर में गई, ये हो गया विरल माध्यम। तो अभिलंब से दूर हटी तो उसके कारण हमें क्या दिखा कि जो लिखे हुए अक्षर उभरे हुए और मोटे दिखाई देने लगे या बड़े दिखाई देने लगे। तो ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हमारी प्रकाश की किरण इससे आके टकराती है तो वो ऐसे फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब हमारी प्रकाश किरण होती है उसमें जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारे आकाश का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा फैल जाती है प्रकीर्णन के कारण। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक हमें वाटर मीडियम दिया हुआ है, एक हमें एयर दिया है। तो जब भी हमारी प्रकाश किरण इधर वाटर से एयर में जा रही, मतलब डेंस्ड मीडियम से एयर, मतलब विरल माध्यम में जा रही, तो क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर हट जा रही है, तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेकिन ये कुछ एंगल से गई थी, ये एंगल की वैल्यू यदि एक एंगल से ज्यादा होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू से जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा होती है, तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय सेम माध्यम में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे हम समझेंगे और एंगल बढ़ गया, तो ये सेम माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से दिखाते कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो एक तरंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो एक तरंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको टी कितना लगेगा वो हमें बताना है। तो जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब होता है कि यह तरंग जो है, यह एक सेकेंड में कितने 50 साइकिल को कंप्लीट करती है, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको बोलते हैं टी। तो ये हमें बताना है टी। तो टी जो निकल गया था टाइम पीरियड, वो क्या होता है 1 अपॉन में एफ, एफ यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम टी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 50, ठीक है। तो ये निकल के क्या जाएगा,
ये आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो अस्थमा होता है वो श्वसन तंत्र के, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके जो निचला भाग होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित करता है। और प्रभावित किस चीज़ को करता है? तो जो हमारा निचला भाग है, यहाँ पे एक हाईलाइट पोर्शन में हम देख पा रहे होंगे, इनको बोलते हैं बोनकाई और बॉन्क्यूल्स जो होते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार पाथ पर एक समान गति से चले तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग हो गया और उस पर वस्तु चल रही है तो ये हो गया एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। लेकिन यहाँ पर जो वेग है, ठीक है, इसकी दिशा परिवर्तित होते रहती है वृत्तीय गति में, तो इसके कारण एक फोर्स लगता है सेंटर की ओर, उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो एक पंखे की ब्लेड होती है जो कि स्थिर घूम रही है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतियां इसलिए बनाई जाती है कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता से जो आनुवांशिक जानकारियां है, आनुवांशिक जानकारियां वो संतान तक पहुंचे। ठीक है, क्या? आनुवांशिक जानकारी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो विशेषताओं की वांशिगत के लिए जो आनुवांशिक जानकारी होती है उसमें सारी विशेषताएं होती है तो वो संतान तक पहुंचे, इसलिए डीएनए की प्रतियां बनाना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी खुली जगह में एक धातु की प्लेट पर नेप्थलीन की गोली जलाई जाती है तो क्या होता है? तो जो नेप्थलीन होती है उसका फॉर्मूला होता है C10H6। C10H6। जब इसको खुली जगह में एक धातु की प्लेट पर जलाया जाता है तो क्या होता है कि ये पीली रंग की रोशनी में जलता है। ठीक है, पीली लौ में जलता है और धातु की प्लेट पे कालिक जम जाती है। तो ये क्यों होता है? तो जो नेप्थलीन होता है इसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का उच्च अनुपात होता है। यहाँ पे C10H6 होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के उच्च अनुपात होने के कारण इसमें अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, अपूर्ण दहन, ये पूरी तरह से नहीं जलता है ये, इसीलिए इसमें क्या होती है, पीली लौ उत्पन्न होती है, पीली लौ उत्पन्न होती है। और इसके कारण क्या होता है कि जो अपूर्ण दहन के कारण कुछ कार्बन धातु की प्लेट पर जम जाता है तो वो कैसे काले रंग का दिखाई देता है। तो काले रंग की एक परत भी जम जाती है धातु की प्लेट पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पीले लौ के साथ जलता है और धातु की प्लेट पर एक काली कालिक जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन। और शैवाल में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो होता है विखंडन के कारण। तो क्या होता है कि जब शैवाल विकसित होता है, ये शैवाल है मान लो, तो इसमें से उसका कुछ पार्ट टूट गया, ये पानी की लहरों के कारण किसी कारण से भी टूट जाता है तो इससे टूट के अलग हो जाता है और ये फिर से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से तेजी से बढ़ते हैं और इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, और ये किसके कारण होता है? विखंडन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइल का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो कॉइल द्वारा कितनी शक्ति खर्च की जाएगी, मतलब इसमें कितनी ऊर्जा की खपत होगी हमें बताना है। तो जो कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दिया है आर, वो दिया है 44 ओम। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है हमें 220 वोल्ट। तो हम देखेंगे जो पावर होती है, पावर कंजप्शन होती है पी इक्वल टू क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हमको, आर और वी दिया हुआ है, आई नहीं दिया होता है। तो ओम के नियम से हम देखें तो वी इज इक्वल टू आर आई होता है, या फिर हम आई को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में वही करेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो जो पावर निकल के आ जाएंगी वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू क्या है, 220 का स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220 अपॉन में आर किया दिया हमें 44 दिया है। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, तो ये 2 से काटेंगे पहले हमें इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 बार 2 से ये 110।
और 22 से ये 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, पावर इज इक्वल टू कितनी, 1100 वॉट। जो यहाँ पे वॉट है ये पावर की यूनिट होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1100 वॉट शक्ति का खर्च करेगी।